Hello everybody, welcome back to our YouTube channel CLAT Preparation by Adda 24/7। आई एम योर लॉ मेंटोर दीक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लैंडमार्क जजमेंट्स की। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला हमारा केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। काफी लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे लार्जेस्ट बेंच फॉर्म हुई थी, दैट वाज 13 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें जो रेशो रहा था वो 7:6 का था। बेसिकली मेन जो इशू फॉर्म हुआ था यहाँ पर वो ये था कि क्या फंडामेंटल राइट को भी आप अमेंड कर सकते हो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये राइट दे रखा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दे रखी है पार्लियामेंट को कि वो अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट में भी। तो इस केस के अंदर जो जजमेंट आई थी उसमें ये कहा गया था कि यस पार्लियामेंट इसमें अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट ऐसी कोई भी अमेंडमेंट नहीं करेगा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा हो। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन था वो इवॉल्व हुआ था और कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट की जा सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सो दैट वाज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। उसके बाद हम बात करते हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। तो बेसिकली एक जर्नलिस्ट थी मेनका गांधी जो कि रिपोर्टिंग करने जा रही थी किसी और कंट्री में और उनको वहां पर रोक लिया गया था इंडिया के अंदर ही और उनको जाने नहीं दिया गया था। तो उन्होंने ये कहा था कि उनका आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है वो कहीं ना कहीं पे वॉयलेट हुआ है और उनका जो आर्टिकल 19(1)(g है वो भी कहीं ना कहीं पर वॉयलेट हुआ है, क्योंकि उनका ये राइट है, उनका राइट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है उनके पास, वो भी वॉयलेट हुआ है। तो इस वजह से ये केस इन्होंने अप्रोच किया था कोर्ट को और फिर कोर्ट ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि आपके पास ये राइट है कि आप किसी को भी ऐसे रोक नहीं सकते हो। 19(1)(g के अंडर मेनका गांधी के पास ये राइट था कि वो जा सकती थी और आर्टिकल 21 भी यहाँ पर उनका वॉयलेट किया गया था। इस केस के अंदर गोल्डन ट्राइंगल का रूल भी बताया गया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर एक का भी वॉयलेशन होता है तो बाकी के दोनों ही राइट्स ऑटोमेटिकली वॉयलेट माने जाएंगे। तो ये था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 के केस की। तो बेसिकली ये जो केस था वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर था। मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था कि वो सारे ही बैकवर्ड कम्युनिटीज का डेटा कलेक्ट करेंगे और ये बताएंगे कि कितने ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और उनको कैसे हम रिजर्वेशन दें। तो इनका जो इन्होंने रिकमेंडेशन अपनी दी थी वो 1980 में दी थी और इन्होंने कहा था कि 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और इन्होंने एक लिस्ट तैयार कर दी थी सारी कम्युनिटीज की जो कि ओबीसी के अंडर फॉल करती हैं। उसके बाद जो वीपी सिंह कमीशन थी, वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस रिजर्वेशन को अलाउ कर दिया था और 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था। उसके बाद बहुत सारा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया कंट्री के अंदर। जो जनरल कैटेगरी के लोग थे और जो स्टूडेंट्स थे, जो कि जॉब एस्पिरेंट्स थे, वो उन सभी लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये केस अराइज हुआ क्योंकि काफी सारे पिटीशन फाइल हो गए थे इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। इन सारे ही पिटीशन को क्यूमुलेटिवली एक केस में सुना गया जिसको हम कहते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर कहा गया कि यहाँ पर जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था वो लेकर आए और कहा गया कि जो भी इकोनॉमिकली एफ्लुएंट ग्रुप हैं उनको यहाँ पर ओबीसी के रिजर्वेशन में यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और वो ओबीसी रिजर्वेशन को भी नहीं मांग सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि इकोनॉमिक जो आपका क्राइटेरिया है वो सोल क्राइटेरिया नहीं है ओबीसी में फॉल करने के लिए। आप अगर सोशली और एजुकेशनली भी बैकवर्ड हैं तभी आप ओबीसी रिजर्वेशन को मांग सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो 27% रिजर्वेशन था उसको भी यहाँ पर अलाउ कर दिया गया था और यहाँ पर एक कैप लगा दी थी रिजर्वेशन में, जिसके अंदर ये कहा गया था कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन एक्सीड नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में किया जा सकता है। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जजमेंट की, जो कि है जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये काफ़ी रिसेंट जजमेंट है जिसको आधार केस भी कहा जाता है। इसके अंदर जो जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी थे उन्होंने फाइल की थी एक कंप्लेन कोर्ट के अंदर और ये कहा था कि ये जो आधार पॉलिसी है, आधार स्कीम है, ये कहीं ना कहीं हमारे राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट कर रही है, क्योंकि हमारा जितना भी सेंसिटिव डेटा है, हमारा बायोमेट्रिक डेटा है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और ये एक तरीके से थ्रेट है हमारी पर्सनल, हमारी प्राइवेसी के अगेंस्ट में। तो
तो इस केस से जो हमारा राइट टू प्राइवेसी, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो इवॉल्व हुआ था। पहले भी राइट टू प्राइवेसी थी, लेकिन उसको एज अ फंडामेंटल राइट हम रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। लेकिन इस केस के आने के बाद राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू लाइफ की बात करता है, उसके ही अंडर एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था और काफ़ी रीसेंट जजमेंट भी है। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं हमारे ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जिसके अंदर ये कहा गया था कि एक बेसिकली एक लेडी थी ओल्गा टेलिस, वो एक जर्नलिस्ट थी। उन्होंने कुछ स्लम ड्वेलर्स के साथ मिलकर, मुंबई के कुछ स्लम ड्वेलर्स थे, उन सभी के साथ मिलकर एक केस फाइल किया था बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में। बेसिकली बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो थी, वो एक डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट उन्होंने कर दिया था और वो सारे ही स्लम्स को वहां से हटा रही थी बिना रिहेबिलिटेशन के। तो इन्होंने और स्लम ड्वेलर्स ने मिलकर उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया और ये कहा गया कि ये हमारे राइट टू लाइफ का वॉयलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेशन नहीं कराया गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये मेन इशू थे कि क्या पेवमेंट ड्वेलर्स को बिना किसी अल्टरनेटिव अकोमोडेशन के आप एविक्ट करा सकते हो, क्या उनका ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19(1)(e) का वॉयलेशन नहीं है। तो जजमेंट ये आया था और कोर्ट ने पेवमेंट ड्वेलर्स के फेवर में ये जजमेंट दिया था और ये कहा था कि जो राइट टू लाइवलीहुड है वो हमारे आर्टिकल 21 का ही पार्ट है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उसे ब्रीच कर रही है तो वो उसके लिए लाइबल होगी। और ये कहा था भले ही जो आपका सेटलमेंट था और जो इंक्रोचमेंट थी पेवमेंट ड्वेलर्स की वो इलीगल थी, लेकिन फिर भी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेयर प्रोसीजर को फॉलो करे, मतलब कि रिहेबिलिटेशन करे उनका प्रॉपर तरीके से, उसके बाद एविक्शन ड्राइव को स्टार्ट करे, क्योंकि ये राइट टू लाइवलीहुड को एक तरीके से हैम्पर कर रहा है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये सारी चीजें इस केस में बताई गई थी। और यहाँ पर यह भी कहा गया था कि जो राइट टू बी हर्ड, जिसको हम ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहते हैं, वो बहुत ही इसेंशियल चीज है। कोई भी एक्शन लेने से पहले तो स्लम ड्वेलर्स को भी पहले सुनना चाहिए था, उसके बाद उनका एविक्शन कराना चाहिए था। तो ये था हमारे 5 टॉप 5 जजमेंट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये सारे केसेस समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। प्लस ये मेरी मेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझे मेल करके भी अपनी सारी की सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। इन केस अगर आपको क्लैट से रिलेटेड कोई भी डाउट है या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो ये है हमारा फ्री काउंसलिंग नंबर, जिस पर आप कॉल करके फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं और अवेल करा सकते हैं। कोई भी आपका कैसा भी डाउट हो वो वहां पर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। So this was it for today's session. See you guys in the next session. Till then, stay safe.